विज्ञान के अंदर आपका पार्ट 2 है भोजन के घटक। इससे पहले हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था पहले पार्ट के अंदर। अब हम सबसे पहले भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं तो उन घटकों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं पोषक क्या होता है। तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए कुछ आवश्यक घटकों की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, तो वो कौन कौन से घटक है। मुख्य पोषक तत्व हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये पांचों क्या है, हमारे पोषक तत्व है। इसके अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे, जिसे रुष्टांश कहते हैं, और जल की आवश्यकता भी होती है। तो ये आहारी रेशे हमको किससे मिलते हैं, सब्जियों से मिलते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे अब ये तो हमको पता चला कि भाई मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। अब हम क्या कर सकते हैं कि इनका परीक्षण कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि कौन से भोजन के अंदर कौन सा पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट का यदि परीक्षण करते हैं तो उसके लिए हमको आयोडीन विलयन की आवश्यकता होती है। ये सारे प्रयोग आप आपकी बड़ी क्लासों में करेंगे। आयोडीन परीक्षण, आयोडीन जो विलयन होता है आपने देखा हॉस्पिटल में होता है, जिसको हम टिंचर आयोडीन कहते हैं। हमको लग जाता है जो डॉक्टर उसके ऊपर टिंचर आयोडीन लगाता है, तो यदि वो विलयन हो या आयोडीन का विलयन, उसके अंदर यदि हम चावल, पके हुए चावल है या आलू है जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, उसके ऊपर यदि उस सॉल्यूशन किसकी आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, नीला या काला। तो उससे हमको क्या पता चलता है कि उसके अंदर किसकी उपस्थिति है, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति, और मुख्य रूप से मंड और शर्करा हमारे भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं। फिर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटीन हमको सबसे ज्यादा किससे मिलता है, दालों से मिलता है। तो प्रोटीन का करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो होता है कॉपर सल्फेट, एक तो कॉपर सल्फेट और दूसरा होता है कास्टिक सोडा। अब हम क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट विलयन के अंदर कुछ दाल है वो कैसी होती है, कड़क होती है, कठोर होती है, तो उसको पीस कर जल के अंदर उसका पेस्ट बनाकर उसके अंदर हम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, और उसके अंदर ये जो कपड़े धोने का सोडा जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं उसकी 10 बूंदे डालेंगे। तो आप देखोगे कि उसके अंदर यदि प्रोटीन की उपस्थिति है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी। कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। तो उससे हमको क्या पता चलेगा कि इसके अंदर प्रोटीन की उपस्थिति है। और वसा, वसा का उपयोग का जो परीक्षण है वो आप घर पर भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। ये हमने क्या लिया, एक कागज का टुकड़ा, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, नारियल। आप मूंगफली ले सकते हो, तिल ले सकते हो, जिससे तेल निकलता हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पर इस कागज पर क्या कर रही हूँ, इस रही क्या कर रही हूँ, इस कागज पर रब कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये ऑयल जैसा थोड़ा सा इस कागज पर, देखो यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। अगर इसको हम और ज्यादा रब करते हैं तो देखो आपको अब दिखा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये कोरा पेपर है लेकिन यहाँ पर क्या है, तेल युक्त है, दिख रहा है यहाँ पर आपको तेल का धब्बा। तो ऐसी सारी वस्तु है जिससे हम तेल निकाल सकते हैं, या किसी कागज पर धब्बा पड़े तेल का, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, हमारे वसा के अंदर। वसा हमको किस चीज से मिलती है, मांस से भी मिल सकती है, मछली से भी मिलती है, इन सबसे मिलती है हमको वसा, ठीक है। तो इन तीनों का परीक्षण करके हम बता सकते हैं कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे भोजन के लिए आवश्यक है। अब हम इसके आगे ये पढ़ेंगे कि ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, और इसके अभाव से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं। तो आइए हम विस्तार से पढ़ते हैं। हमने विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा, उनका परीक्षण किया। अब हम पढ़ते हैं कि ये पोषक तत्व हमारे शरीर में क्या करते, क्यों ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले पोषक तत्व में हम कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। और ये ऊर्जा का उपयोग हम किस में करते हैं, कार्य करने में, काम करने में। हमारे शरीर के अंदर बहुत सी जैविक क्रियाएँ होती है, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, इन सब में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमको चलने फिरने के लिए, किसी
काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। वसा से भी हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बोल रहे कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा हमको किससे मिलती है? वसा से। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहलाते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन और वसा युक्त भोजन क्या कहते हैं? हमको ऊर्जा देने वाला भोजन। जैसे आप यहाँ पर देखो कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत है, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, तरबूज, आम, मक्का, गन्ना, पपीता, आलू, शकरकंदी, इन सबसे हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। वो ग्लूकोज के रूप में होता है, मंड के रूप में होता है या शर्करा के रूप में होता है। अब देखो वसा में पादपों द्वारा, पादपों में आपने देखा, मैंने आपको बताया कि वसा युक्त जो भी होता है वो तेलीय पदार्थ होता है। तो मूंगफली है, गिरी है, तिल है, इन सब का तेल निकलता है। नारियल का तेल है, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, इन सभी तेलों का उपयोग हम हमारे खाने में करते हैं। वैसे ही कुछ जंतु स्रोत है, जैसे आप यहाँ देखोगे मांस में क्या होता है? उसके अंदर भी वसा युक्त भोजन है। मछली है, अंडा है, क्रीम है, बटर है, मक्खन है, दूध है, घी है, ये सब क्या है? जंतुओं से मिलने वाले वसा युक्त पदार्थ है जिनको हम भोजन के अंदर ग्रहण करते हैं। फिर आप देखिए इसके अंदर कुछ चित्र है, ये किसका है? प्रोटीन। प्रोटीन अब हमारा तीसरा पोषक तत्व है। तो प्रोटीन हमको सभी दालों से मिलता है। जो भी हमारी दालें हैं, जैसे तुअर की दाल, मूंग, चना, मटर, सोयाबीन की वड़ियाँ आती है वो, राजमा, इन सब से क्या मिलता है? हमको प्रोटीन मिलता है। ये पादपों से मिलने वाले प्रोटीन है। जंतुओं से देखो वही मांस, मछली, दूध, अंडे, पनीर, ये सब जंतुओं से मिलता है। तो ये दोनों ही हमारे को किसके लिए काम में आते हैं? प्रोटीन के लिए। इसलिए हम हमारे खाने में दालों का उपयोग करते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए की जाती है। आपने देखा ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देते हैं, वैसे प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर की वृद्धि करता है। आपने देखा ना, छोटा बच्चा बढ़ता है तो उसको सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और स्वच्छ रहने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक कहते हैं। देखो उसको हम क्या कहते थे? ऊर्जा देने वाला भोजन। और प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन। विटामिन रोगों को, अब आपका चौथा है विटामिन। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते। क्या करते हैं? रोग, जो हम बीमार हो जाते हैं उनसे हमारी रक्षा करते। कौन? विटामिन। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते थे। हमारी आँखें हैं, हमारी जितनी भी अस्थियाँ हैं, हमारे दांत हैं, मसूड़े दांतों के ऊपर, उन सभी को स्वस्थ रखने की में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। अब विटामिन क्या होते हैं? बहुत से होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इनमें से कुछ है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब विटामिनों में एक समूह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि और भी विटामिन B1, विटामिन B12 और ऐसा पाया जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या बोलते हैं? अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि विटामिन ए के स्रोत आप यहाँ देख रहे हो, गाजर, पपीता, आम, दूध, मछली, ये सब हमको किससे मिलता है? इसमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी जो दाल है, यकृत है, चावल है, इनसे हमको क्या मिलता है? विटामिन बी। और विटामिन सी सिट्रिक फूड, जितने भी अमरूद, टमाटर, संतरा, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे उसके अंदर हमको क्या मिलता है? विटामिन सी। विटामिन डी, देखो दूध, मक्खन, अंडे, मछली, इससे हमको क्या मिलता है? विटामिन डी। विटामिन की हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। देखो विटामिन क्या करता है? विटामिन ए क्या करता है? हमारी त्वचा मतलब हमारी स्किन को और हमारी आँखों को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। देखो विटामिन डी होगा और हमारे शरीर में कैल्शियम होगा तो उसका उपयोग कर हम अस्थियों और दांतों को मजबूत कर सकते हैं। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 और चित्र 2.9 में दिखाए गए। मैंने अभी आपको सारे उसके चित्र बताए थे। जैसे आप यहाँ देखोगे कि आयोडीन के स्रोत, आयोडीन देखो, आयोडीन हमको किससे मिलता है? पालक, अदरक, नमक में भी आयोडीन पाया जाता है। फॉस्फोरस किस से मिलता है? ये भी हमारे शरीर के लिए। ये सारे क्या है? खनिज के स्रोत है। ये सारे क्या है? खनिज पदार्थ है। हमने देखा था उसके बाद खनिज, तो आयोडीन भी क्या एक खनिज है, तो वो हमको नमक से मिलता है, अदरक से, पालक से, मछली से।
फॉस्फोरस हमको किससे मिलता है? मिर्ची है, दूध है, केला है। फिर लोह तत्व, लोह मतलब फेरस, तो देखो एप्पल खाओ, पालक खाओ, इन सब से भी हमको क्या मिलता है? लोह तत्व। कैल्शियम, कैल्शियम युक्त कौन सा होता है? दूध और अंडे। दूध के अंदर कैल्शियम होता है, तब छोटे बच्चों को बहुत कैल्शियम की आवश्यकता होती है तो उसको दूध पिलाते। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी होती है। तो आप देखना, सूर्य के प्रकाश से भी हमको क्या मिलता है? विटामिन डी। इसलिए जब छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे, तो उनको विटामिन डी की क्या दिया जाता है? बूंदें दी जाती है, ड्रॉप दवाइयाँ दी जाती है, उनको पिलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो धूप में नहीं रह सकते और हम भी तेज धूप में नहीं रहते, तब क्या होता है? विटामिन की कमी होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। देखो, खनिज लवण की भी आवश्यकता होगी विटामिन के साथ साथ। अधिकांश खाद्य पदार्थों में से एक से अधिक पोषक होते हैं, हमने सारणी 2.2 में देखा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे हमने देखा, अंडे के अंदर दूसरे पोषक तत्व भी होंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी। उदाहरण आपको देखो, मैंने अंडे का दिया, यहाँ पर चावल का दिया। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती। क्यों? क्योंकि चावल किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे भी चाहिए होते हैं और जल की भी आवश्यकता होती है। अपने खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उसके अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुद्रांश के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? रुद्रांश के नाम से। हमारे खाने में रुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। तो ये जो आहारी रेशे वो उसकी पूर्ति किससे होती है? पादपों से। रुद्रांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न है, जैसे दाल है, आलू है, फल है, सब्जियाँ, ये सब हमको पादपों से मिलती है। रुद्रांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यदि रुद्रांश नहीं हो या बहुत कम मात्रा में हो तो हमारे डाइजेशन सिस्टम में क्या होते हैं? प्रॉब्लम होती है। हमारे पाचन तंत्र के अंदर जो पचा हुआ भोजन है वो हमारे शरीर से आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए यदि रुद्रांश की मात्रा बराबर है तो ये हमारे शरीर को क्या करता है? अनपचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए रुद्रांश का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये सारे पोषक तत्व समझ में आए कि कौन कौन से होते हैं, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जल। अब जल क्या है? जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब ये जल का क्या काम है? जो भोजन में उपस्थित ये सारे पोषक तत्व उसको अवशोषित करता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जल की मात्रा है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आप देखते हो ना, गर्मी के समय में आपको बहुत पसीना आता है, तो वो भी क्या एक तरह का जल है, लेकिन उस जल के अंदर हानिकारक पदार्थ है, जैसे मूत्र। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। जैसे हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल है, पानी, दूध, चाय, ये सब हम क्या करते हैं? द्रव अवस्था में लेते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई भी भोजन पकाते हैं तो उसके अंदर हम किसका उपयोग करते हैं? पानी का उपयोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं? तो आप देख सकते हो, जैसे टमाटर है, नींबू है, या ऐसी कोई सब्जियां है ना, वो सब क्या करती है? उनके अंदर क्या होता है? हमारे जल की कुछ मात्रा उपस्थित होती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती होता है। खाद्य पदार्थों के अंदर तरबूज है, पपीता या कोई भी फल, कोई भी सब्जियां खाओ, उसके अंदर जल की मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। क्या करते हैं? हम उसके अंदर जल डालते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे संतुलित आहार। संतुलित आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ हम खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। आहार मतलब भोजन, जो भी हम पूरे दिन के अंदर खाते हैं, सुबह का नाश्ता, खाना, रात का खाना, दिन का खाना। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। मैंने अभी आपको सारे पोषक तत्व बताए, तो हम क्या करते हैं? उनको संतुलित मात्रा में खाते हैं। ऐसा नहीं ना कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा ले, प्रोटीन ज़्यादा खा ले, हम ऐसा नहीं करते।
कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना कम हो। देखो आगे यहाँ पर कि कोई भी पोषक तत्व ना तो आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। और हमारे शरीर जो आहार है उसमें पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश तथा जल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रुद्रांश और जल। इस प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार, जिसमें पांचों पोषक तत्व हो, आहारी रेशे हो और जल हो। इस प्रकार के आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार। संतुलित आहार आप यहाँ देखो जैसे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार से अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जिसकी अल्प व्यय मतलब उसकी क्या हो कम आय हो फिर भी वो संतुलित आहार खा सकता है, क्योंकि इन सभी से क्या मिल जाता है? हमको संतुलित आहार मिल जाता है। फिर आपको देखो यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये देखो कितना मोटा हो गया है ना ये मोटा। तो यदि आप वसा वाली चीज़ें अगर अधिक खाते हो तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और हम क्या हो जाते हैं? अत्यधिक मोटे हो जाते हैं। इसलिए हमको संतुलित आहार अच्छे से खाना चाहिए, ना उसको ज़्यादा खाना चाहिए और ना ही उसको कम। ये हमको कैसे करना चाहिए? एक संतुलित रूप में लेना चाहिए, बैलेंस करके लेना चाहिए। हमको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, आहारी रेशे और जल, ये संतुलित मात्रा में हमारे भोजन में होना चाहिए। जैसे आप देखते हो ना आपकी मम्मी दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये सब बनाती है और इन सब से हमको क्या मिलता है? ये सारे ही आहार प्राप्त होते हैं। संतुलित आहार के बारे में पढ़ा कि संतुलित आहार क्या होता है कि ये जितने भी पोषक तत्व है वो हमारे किसके अंदर आने चाहिए? हमारे आहार के अंदर। इसीलिए आप देखते हो आपकी मम्मी भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब बनाती ताकि कोई भी एक पोषक तत्व ना ज़्यादा हो ना कम हो। अब हम पढ़ते हैं कि यदि ये संतुलित आहार यदि हमको नहीं मिलता है तो ये अभाव्यजन्य रोग, यदि उसमें से किसी एक पोषक तत्व की कमी हो जाए, अभाव हो जाए तो क्या हो जाएगा? हम बीमार हो जाते हैं ना। आप देखते हो हमको बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो आज हम पढ़ते हैं कि यदि विटामिन और खनिज की कमी हो जाए तो हमको कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे हमने अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन और खनिज क्या होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले विटामिन ए के बारे में। यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो दृष्टिहीनता, क्षीणता या दृष्टिहीनता हो जाती है। मतलब उसके क्या लक्षण होते हैं? लोगों को दिखाई देना कम हो जाता है, रात के टाइम वो कम देख सकते हैं, या तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे कुछ समय में उनको क्या हो जाता है? दिखना बंद हो जाता है। किससे? विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 मैंने आपको बताया था, विटामिन बी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। विटामिन B12 भी होता है, विटामिन B2 भी होता है। तो विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है? हमारा बेरी रोग। ये बेरी रोग क्या हो जाता है? दुर्बल पेशियां, जो हमारे शरीर की जितनी भी पेशियां जो हमारे काम करने में मदद करती है वो पेशियां कैसी हो जाती है? दुर्बल हो जाती है, काम करने की ऊर्जा में कमी, और हमारा क्या है? हम धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं, हमारे में इतनी ताकत नहीं होती कि हम काम कर सके। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? मसूड़े, जो आपके ये दांत दिख रहे हैं उससे ऊपर जो मसूड़े होते हैं, ब्रश करने पर उससे खून आना, कुछ ऐसी चीज़ को तोड़ते हैं तो खून आना, तो वो किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग से। और यदि विटामिन सी की कमी होती है तो जो घाव होता है अगर हमको लग गया है तो उसको भरने में काफ़ी समय लगता है। आपने देखा ना कि डॉक्टर्स कुछ ऑपरेशन करते तब ये बोलते हैं ना कि आपको नींबू पानी पीना चाहिए। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि नींबू से हमको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। तो वो जो टाँके होते हैं उसको भरने में क्या करता है? सहायता करता है। और अगर उसकी कमी होती है तो घाव जल्दी भरते नहीं है। विटामिन डी। विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग होता है। इससे क्या होती है? आपकी जितनी भी अस्थियाँ है वो क्या होती है? मुलायम होकर मुड़ जाती है। ठीक है, आपने देखा किसी के हाथ मुड़े हुए होते हैं, किसी के पाँव मुड़े होते हैं, वो किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से। कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? हमारा खनिज लवण। उससे दंत क्षय होता है। दंत क्षय मतलब दांतों का टूटना, छोटे छोटे कण उसके क्या हो जाते हैं? कण टूटने लगते हैं। ठीक है, उससे दंत क्षय होता है। आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घोंघा या गाइटर रोग। इससे क्या होती है कि आपकी जो गर्दन की ग्रंथि है वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्या हो जाती है? फूल जाती है। इसलिए आप देखते हो ना कि आयोडीन हमारे नमक में भी पाया जाता है। आयोडीन का स्रोत है नमक। अगर इसका परीक्षण करना है तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर नमक डालने के बाद उसके ऊपर नींबू डालोगे तो वो किस कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का हमको दिखाई देता है वो। ठीक है, तो ये आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घोंघा, जिसको आप गाइटर रोग भी कहते हैं। और बच्चों के अंदर इसमें क्या हो जाती है?
कार्डिन की कमी से विकलांगता आ जाती है, वो कैसे हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं। फिर आपका आता है लोह, ये भी एक तरह की क्या है, खनिज है। इससे अरक्तता आ जाती है, अरक्तता आने से क्या हो जाता है, शरीर में कमजोरी हो जाती है। लोह, लोह मतलब हमारे शरीर में ये फेरस के रूप में होता है, किस रूप में होता है, फेरस के रूप में होता है। तो ये लोह तत्व हमारे शरीर की जो रक्त है मतलब खून के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे खून में आयरन की कमी, आप देखते हो ना, डॉक्टर बोलता है किसी बच्चे को या किसी बड़े को कि आपकी क्या है, खून के अंदर, रक्त के अंदर किसकी कमी है, आयरन की कमी है। तो वो किसके कारण हो जाती है, लोह तत्व की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण क्या हो जाती है, हमारे को है ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, हम किसी कार्य को आसानी से कर नहीं सकते। तो आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया कि हमारे पोषक तत्व कौन कौन से थे, रुष्णांश क्या थे, जल हमारे शरीर में क्या करता है, विटामिन खनिज हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी, हमारी वृद्धि करने के लिए। जैसे हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट और वसा हमको क्या देते थे, ऊर्जा, तो हम उसको ऊर्जा देने वाला भोजन कहते थे। प्रोटीन हमारे शरीर को क्या देता था, वृद्धि करवाता था, इसलिए हम उसको शरीर वर्धक भोजन के नाम से जानते थे। ये हमने अभी पढ़ा, तो आपने देखा। और यदि इन सब के अभाव में क्या क्या होता है, हमको बहुत सी बीमारियां होती है, ये सब आपने देख ही रखा है, नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।